हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। मैं मोहम्मद आबिद अली आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड चैप्टर पोएट सेक्शन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जैसा कि हम लोग दो चैप्टर देख चुके हैं, अगर आपने अभी नहीं देखा तो प्लीज जाकर आप उस वीडियो को देखें। हम लोग चैप्टर वाइज सारे सॉल्यूशन को देखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव जो अब तक बोर्ड में आए हैं सारे ऑब्जेक्टिव को भी हम कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा लास्ट में। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। प्लीज आप लोग जरूर चैप्टर 1 चैप्टर 2 आप लोग देख लेंगे एक बार प्लीज। चलिए आइए देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सबसे मेन क्वेश्चन होता है हमारा ऑब्जेक्टिव का अगर बनता है तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रिटेन बाय या कंपोज बाय, किन के द्वारा वो कंपोज किया गया है या रिटेन है, किन के द्वारा तो हम लोग सब जानते हैं क्योंकि एक चैप्टर इस पर भी बना था हम लोगों का। W.H. ऑर्डेन, किनका लिखा हुआ है? W.H. ऑर्डेन का लिखा हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्जाम के रिगार्डिंग है, जो उससे ऑब्जेक्टिव आता है, तो हम लोग सिर्फ उसी को देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा होंगे वो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, छाट दूंगा, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अभी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बस आप लोग फोकस करें, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। आई प्रॉमिस, पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम में किसी भी तरीके की आपको परेशानी नहीं हो। तो आइए, जैसा कि हमने देखा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रिटेन बाय और कंपोज बाय किसके द्वारा? तो W.H. ऑर्डेन के द्वारा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है, W.H. ऑर्डेन जो है उनकी पैदाइश कब हुई? 1907 में। डेथ कब हुए? 1973 में। वो बॉर्न कब हुए? 1907 में। और डेथ कब के? 1973 में। ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं? तो इसको याद रखिएगा। Who won the Pulitzer Award? उनको क्या पुलित्जर अवार्ड मिला था? कब मिला था ये भी ध्यान रखिएगा। 1948 में उनको पुलित्जर अवार्ड मिला था, पुलित्जर प्राइज मिला था, लेकिन उसका कुछ तो रीजन होगा क्यों मिला उसको। तो पुलित्जर प्राइज उनको मिला था फॉर हिज कलेक्शन ऑफ द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको क्या मिला था? पुलित्जर प्राइज मिला था। किस चीज के लिए मिला था पुलित्जर प्राइज? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। क्लियर है ये बात? यहां तक याद रहेगा। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि ऑर्डेन वन द पुलित्जर प्राइज, किस चीज के लिए? तो द एज ऑफ एंजाइटी आपके ऑप्शन में होगा, आप ढूंढकर उसको लगा देना आसानी से। आगे देखते हैं। was type and intellectual vigorous poet, verse dramatist, critic, translator जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, एंड एडिटर रहे हैं वो। कौन? W.H. ऑर्डेन के बारे में यह बात बोला जा रहा है। यहां तक बाबू ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आगे की बात, क्योंकि ये बीच का सेक्शन छोड़ रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखने का है बाबू कि ऑर्डेन बॉर्न हुए 1907 में, तो कहीं ना कहीं तो बॉर्न हुए होंगे। कहां बॉर्न हुए? वो इंग्लैंड में बॉर्न हुए और फाइनली वो जाकर सेटल हो गए थे यूएसए में। W.H. ऑर्डेन की पैदाइश कहां? इंग्लैंड, और वो सेटल कहां हो गए? यूएसए में। ओके, अब अभी देखिए यहां से एक बात और पढ़ना मेरे को। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939। उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। इंग्लैंड को छोड़ दिया तो फिर वो कहां गए? वो सेटल हो गए कहां? परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट में। ऑर्डेन साहब की पैदाइश कहां की है? इंग्लैंड की है, और वहां वो सेटल कहां हो गए? यूएसए में सेटल हो गए हैं। फिर आगे देखिए और इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डेन वर्क्स इज डिवाइडेड। उनका काम बट गया। कहां कहां बट गया? तो ब्रिटिश एंड अमेरिकन दोनों फेज में उनका बट गया, क्योंकि वो आधी जिंदगी अपने कहां ब्रिटिश इंग्लैंड में रहे और आधी जिंदगी कहां जाकर सेटल हो गए? वो यूएसए में। तो कुछ काम उन्होंने इंग्लैंड के लिए किया और कुछ काम उन्होंने यूएसए के लिए किया। ये बात क्लियर है? चलिए ठीक है, एकदम क्लियर है। अगर आपको याद रखना है कि देखिए उन्होंने अमेरिका के लिए क्या लिखा और इंग्लैंड के लिए क्या लिखा, तो यहां पर आप याद रखिए, मे भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। तो द नोटेबल वर्क्स फॉर द इंग्लिश फेजेस, उन्होंने इंग्लैंड के लिए क्या क्या लिखा? तो ऑरेटर लिखा, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, ये सारी उनके लिखी हुई है जो उन्होंने इंग्लैंड के लिए लिखा, और उन्होंने फिर यूएसए के लिए भी कुछ काम किया। तो द नोटेबल वर्क फॉर द अमेरिकन फेज इंक्लूड न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी। अच्छा, ये द एज ऑफ एंजाइटी कुछ याद आया कि इसी के लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला था। ऑर्डेन वन द पुलित्जर प्राइज फॉर द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी इन्होंने लिखा, उसके लिए इनको क्या मिला? पुलित्जर प्राइज मिला। कब मिला? तो 1948 में। अब ध्यान दो। एंड द शील्ड ऑफ एंड द प्रेजेंट लिरिक, कौन सा? कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं,
वो उनकी लिखी हुई है, जो अमेरिका के लिए इन्होंने लिखा, कुछ ब्रिटिश के लिए इन्होंने लिखा। बात क्लियर है यहां तक इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लास्ट पॉइंट में मिलता है कि जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, ये इनएक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेशन है उन्होंने इसको एक्सपोज किया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आता है आपको कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में, ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है वो किसके लिए, तो ह्यूमन के किस चीज से रिलेटेड है, वो फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ये आपका ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन बनेगा जो हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब एक पोएम देखते हैं, हमारा पोएम क्या है, समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग। आइए देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये क्या कर रहे हैं। अब अच्छा, आप लोगों को तो पोएम ये देखे होंगे, आपने से पढ़े होंगे, तो बस यही समझ में आ रहा होगा पत्तों के बारे में, स्प्रिंग सीजन के बारे में ये बता रहा है कि नहीं? नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये स्प्रिंग सीजन के बारे में बता, ये हम ह्यूमन लाइफ से ये जोड़ रहा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है, हम ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है। वो बस ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पेड़ से पत्ते झड़कर गिरते हैं, उसी तरीके से इंसान भी क्या हो रहा, मर रहा है ना, यानी वो अपनी जिंदगी से झड़ता जा रहा, झड़ता जा रहा, खत्म हो रहा है कि नहीं। तो इसी बात को उन्होंने इस पोयम में लिखा, ह्यूमन के फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी बातें लिखी। तो उसको कंपेयर किससे किया, पेड़ से कंपेयर किया। जिस तरीके से पेड़ के पत्ते झड़ जाते उसी तरीके से हम लोग भी क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे एक दिन, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि स्प्रिंग सीजन से उन्होंने स्प्रिंग सीजन के बारे में उन्होंने बताया। तो क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सिस फ्लावर किसको बोलते हैं बाबू, पेड़ के चारों तरफ छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, जो उस पेड़ को मजबूती प्रदान करते हैं, उस पेड़ को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हमारे लिए क्या है, हमारे पेरेंट्स लोग क्या है, वो सपोर्टर है कि नहीं, हमको सपोर्ट करते हैं। तो वो बोलता है नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, वो हम लास्ट तक नहीं रहेंगे। हमारे भी देखिए जो सीनियर लोग हैं, जो भी, उन्हें एक ना एक दिन जाना ही है, तो वो लोग सब खत्म हो जाएंगे। तो अगले लाइन में लिखता है नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन। ग्रेव मतलब होता है कब्र, ग्रेव मतलब क्या होता है, कब्र। तो नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, वो कहां जा रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं। यानी वो जो नर्सेस फ्लावर है, दैट मींस हमारे जो सीनियर लोग हैं, जो समझिए बूढ़े हो गए, वो कहां जा रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं। और बोलता है एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। देखिए प्राम्स का मतलब अगर आप जानिएगा तो कट्ठी गाड़ी होता है, ठेठ हिंदी में अगर जाए तो, लेकिन वो बच्चे की गाड़ी नहीं होती जिसमें बच्चे को लेकर घुमाया जाता है। तो वही बोला कि वो लुढ़कते लुढ़कते जा रही, तो लुढ़कते लुढ़कते कहां जा रही, कब्र की ओर जा रही। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब ये जो हम नर्सेस फ्लावर बोला, यानी जो हमारे जो बूढ़े लोग हैं, वो लोग क्या हो रहा है, कब्र की ओर जा रहे हैं, है कि नहीं। और ये इस लाइन का मतलब ये है कि नई पीढ़ी जो आ रही है वो उनकी जगह ले रही है, रोलिंग ऑन, वो रोलिंग ऑन, जो नई पीढ़ी आ रही है वो उनकी जगह ले रही है। जो हमारे पूरे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो जाएंगे और उनकी जगह हम लोग आ जाएंगे। ये इस बात को फर्स्ट स्टैंजा में इन्होंने बताया। बात क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट लाइन है हमारा, नेक्स्ट विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स बोलते हैं मौत के फरिश्ते को। मौत के फरिश्ते को क्या कहते हैं, विस्परिंग नेबर्स। तो विस्परिंग नेबर्स कहां है, हमारे दाएं और बाएं हैं, लेफ्ट एंड राइट हैं। प्लग्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, वो हमें, प्लग का मतलब क्या होता है, तोड़ लेना, तो वो हमें छीन लेंगे कहां से, तो हमारे रियल डिलाइट जो हमारी जिंदगी की खुशी है वहां से हमको वो छीन लेंगे। कौन, विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट वो क्या करेंगे, प्लग्स अस फ्रॉम रियल डिलाइट, वो क्या करेंगे, हमें रियल डिलाइट जिंदगी की खुशी से क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और ये जो हमारा एक्टिव हैंड जो काम कर रहा है अभी, वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। आदमी मर जाएगा, उसके बाद उसका हाथ काम करेगा, हाथ पैर काम करेंगे, नहीं काम करेंगे, तो उसका जो वो एक्टिव हैंड है वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होके क्या, लोनली ऑन द सेपरेट नीज, वो लोनली, जैसे अब देखो कोई आदमी अगर मर गया तो उसके बाद क्या होता है, उसके हाथ देखते हैं घुटनों तक ऐसे रहते हैं, है कि नहीं। तो वही हो रहा कि लोनली हैंड का क्या हो जाएगा, सेपरेट, दोनों नीज पर, दोनों घुटनों पर रखा रहेगा। बात क्लियर है, ये वो बता रहे थे। तो इस बात से समझ गया, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लग्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, ये क्या करेंगे, ये जो मौत का फरिश्ता हमारे दाएं और बाएं, वो क्या करेगा, हमें छीन लेगा, ठीक है ना। जैसे यमराज आते हैं ना, आत्मा निकाल के चले जाते हैं, उसी तरीके से ये जो विस्परिंग नेबर्स हैं वो हमारी रूह को छीन लेंगे, हमारी जान को छीन लेंगे। हमारी जान, वो जान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जिंदगी की बात कर रहा हूँ, जो वो छीन लेंगे हमसे। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और हमारा जो एक्टिव हैंड है वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। अब फ्रीज जम गया, अब वो कुछ काम नहीं कर सकते हम लोग, है कि नहीं। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और दोनों घुटनों पर रखा रहेगा अकेला। अब यहां ध्यान दीजिए, इस स्टैंजा में क्या है, डेड इन द 100 एट द बैक, मरने के बाद हमारे पीछे सैकड़ों होंगे, मरने के बाद हमारे पीछे सैकड़ों होंगे, है ना। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य करते हुए जा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, है कि नहीं।
मतलब सब लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं भैया 100 बैग हैं, अब जो भी कहते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दिए, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, क्या करते हैं फॉलो वुडन। देखो यार वो इंग्लैंड के थे, क्रिश्चियन होंगे, तो उनको क्या लकड़ी का जो ताबूक होता था ना, उस ताबूक में रख के जा रहे, तो उसी को ये बोल रहा है कि उस वुडन इसको क्या करना है, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। कौन? जो उनके पीछे 100 लोग हैं। और बोला आर्म्स रेस स्टिफली टू रिप्रूव, और आर्म्स को उठाए हुए पकड़ के लेकर जा रहे, कैसे? तो स्टिफली एंड रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है धिक्कारना, ऐसी हिंदी में होता है। तो अलग मतलब वो क्या है ना, मतलब उस वक्त भी निश्चित तरीके से वो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। अब कैसा? झूठी मोहब्बत, वो कुछ मोहब्बत है नहीं है, बस हाँ भाई चला गया, अच्छे आदमी थे, ऐसे थे वैसे थे, लेकिन कोई उससे उसको मोहब्बत नहीं है, बस झूठी मोहब्बत है। वो सब जो दिखावा है, वो सब क्या है, एक दिखावा है कि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो बहुत अच्छे थे, ऐसे थे वैसे थे। तो ये बात वो कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। यार पोएट में बहुत सारे वर्ड होते हैं, उसको आप अपने तरीके से समझ सकते हो, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं उसको अपने तरीके से, ताकि आपको पोएम को पूरा समझा सकूं कि असल हो क्या रहा है। क्लियर है बात? तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले स्टैंजा में उन्होंने कुछ समझाने का कोशिश किया, वो हमारे लाइफ को समझा रहे हैं किस तरीके से, तो कुछ उसके लिए एक छोटी सी कहानी भी हम लोग समझेंगे। जैसे देखो, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यहाँ पर वो करें एक इमेजिनेशन आप बनाओ यार, एक जंगल है, लेकिन वो जंगल कैसा है, वो लीफलेस है, उसमें पत्ती है ही नहीं, लीफलेस वुड। एक जंगल है जहां पर क्या है कि लीफलेस वुड है, यानी वहां पर पत्ती है ही नहीं। तो वहां पर सोचो यार, खाना एक जंगल में जानवर लोग भी जो खाएंगे वो क्या पत्ती ही खाएंगे। तो लीफलेस है तो भाई वहां क्या होगा, भूखमरी होगा, भूखे लोग होंगे। तो भूखे लोग यानी भूखे जानवर जो भी है, बहुत सारे लोग, भूख ज्यादा होगी वहां। अब देखिए, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। ट्रॉल्स बोलते हैं आदमखोर को। ट्रॉल्स किसको बोलते हैं? आदमखोर को। वो क्या होगा, दौड़ेगा किस चीज के लिए? खाना ढूंढने के लिए वो दौड़ रहा है इधर से उधर, क्योंकि खाना तो है नहीं। तो फिर वो क्या होगा, एंड द नाइटिंगल इज डम, और वो क्या हो रहा है, खाना इधर उधर ढूंढ रहा। और नाइटिंगल बोलते हैं वहां, नाइटिंगल ऐसे बुलबुल है, बुलबुल को बोलते हैं। नाइटिंगल का मतलब क्या होता है? बुलबुल। खामोश है, डम मतलब गूंगा, कुछ बोल नहीं रहा। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई फरिश्ता भी वहां आने वाला नहीं है। अब इसको जीवन से जोड़ो यार, वो तो ऐसा कहानी है कि ऐसी जगह है जहां पर पत्ते हैं ही नहीं, तो भूख हो गई, वो लोग वो जो है वहां पर ढूंढा जा रहा है खाने को, है कि नहीं? तो और नाइटिंगल जो वो कैसा है, डम है, गूंगा है, वो कुछ बोल भी नहीं सकता है, और कोई फरिश्ता वहां पर आने वाला नहीं है। तो ये क्या है? ऐसे अभी तक कुछ नहीं समझ में यार। ऐसे समझो यार, जीवन से उसको जोड़ो, क्योंकि वो ह्यूमन के बारे में कहे थे। तो ऐसे सोचिए कि आज जो हमारा समाज है कैसा है कि यार कुछ गरीब लोग हैं जो भूखे हैं बेचारे, और अमीर तबके के लोग क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, है ना? अमीर तबके के लोग क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, और भूखे लोग बेचारे, खाना उनके पास ऑलरेडी कम है, उनसे वो और परेशान किया जाता है। तो वो जो अमीर लोग हैं, यहाँ पे कहने का मतलब वो जो रिच लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, पुअर पर प्रेशर डाले रहते हैं, उनकी लाइफ को नहीं जीने देते हैं। और जो उनसे, जिनको उन गरीबों से सिंपैथी भी रहती है, वो भी बेचारे क्या है, वो बेचारे खामोश है, वो कुछ नहीं करते, वो डम है, गूंगे बने हुए हैं। जैसे आज ही देखिए पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स वगैरह कितना हो रहा, मतलब कि और भी गरीब लोग हैं बेचारे, उन लोगों के साथ किस तरीके की नाइंसाफी हो रही, तो आप चाहकर भी उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकते। तो नाइटिंगल वहां पर वो पर्सन को बोल रहे हैं जो उनसे रिलेटेड पर्सन है ना? नाइटिंगल उस गरीब लोगों से जो भी रिलेटेड पर्सन है उनको बोला जा रहा। बुलबुल ऐसे मतलब है, लेकिन वो नाइटिंगल उनको रिलेट करने के लिए, ह्यूमन को रिलेट करने के लिए कहा गया। तो वो कैसे हैं, हम लोग गूंगे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और कोई फरिश्ता नहीं आने वाला है उसको बचाने के लिए। बात क्लियर? ये कहानी समझ में आई? ये समाज की एक स्टोरी को दिखाया गया कि एक गरीब है बेचारा, वो भूखा है, गरीबों को और क्या, गरीबों को और गरीबी और बढ़ती जा रही है ना, क्यों? गरीब को अमीर लोग और गरीब बना रहे हैं, तो उनका खाना हर चीज यार, इतनी सारी चीजें, क्या क्या बोलोगे, एग्जाम्पल लोगे तुम खुद समझो, टैक्स बढ़ना, ये सब क्या है यार, गरीब पर और परेशानी है कि नहीं? तो वही चीज है, और कोई इसको रोकने वाला नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं आने वाला है। बात क्लियर है यहाँ तक? आइए हम लोग लास्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ठीक है ना? कोल्ड यहां पर बोला, अब ये यहां पर से बात कर रहा है, पहाड़ के बारे में बात कर रहा है। तो कोल्ड जो शीतल है, इम्पॉसिबल अद्वितीय है, एंड अहेड सबसे ऊंचा, किसके बोला? पहाड़ के बारे में बोला, जो सबसे ऊंचा है, जो बहुत शीतल है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली, और उसकी ऊंची ऊंची कितनी प्यारी प्यारी चोटी है कि नहीं? ये पहाड़ को बोल रहा, और बोलता है कि हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेज, और उसका जो वो व्हाइट समझे बर्फ जो वो वहां से निकल रहा पिघल के, वो क्या है, एक ब्लेस है, एक दुआ है, एक किसके लिए? तो वो दुआ किसके लिए है? ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस, वो जो ट्रैवलर्स है, जो सफर कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, वो प्यास बुझाने का एक बहुत अच्छा है। उनके लिए क्या कहते हैं, नहीं यार, एक सुकून, पानी पीते हैं, प्यासा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वहीं से पानी सारा बह कर आ रहा है, जो हम लोगों को मिल रहा, कहां से? तो माउंटेन्स के ऊंची ऊंची चोटियों से वो पानी आ रही है, वो शीतल पानी, वो ठंडी पानी, है कि नहीं? ये इनका कहना था पूरा। तो कहने का मतलब ये ऑडियंस साहब ने पूरी लाइफ को बताया किस तरीके से हम ह्यूमंस किस तरीके से जी रहे हैं। बात यहां तक क्लियर है? तो आइए कुछ इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी देखते हैं। अगर किसी को समझने में कोई परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्या आपको नहीं समझ में आया, मैं पर्सनली भी आपको बता दूंगा। ओके,
आइए देखते हैं, अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आप लोग पहले जितना अभी पढ़ा है आप लोग उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पॉज करके आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या पॉज करके बना ही रहे होंगे। तो आइए अब मैं बनाता हूं इसको। ऑर्डन वन द प्लिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोयम। किस पोयम के लिए मिला था मैंने बताया, तो किस पोयम के लिए मिला? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए उनको ये मिला था। क्या मिला था भाई? क्या मिला था? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था। द एज ऑफ एंजाइटी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बाबू मेरा, हु इज डम इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन गूंगा था? किसको था? तो नाइटिंगेल इज डम, एंजल नहीं था। एंजल के साथ कहता एंजल विल कम, ठीक है। पोएट था, ट्रीज एंड नाइटिंगेल, तो क्या हो जाएगा यहां पर? नाइटिंगेल इज डम। लास्ट थर्ड क्वेश्चन, नर्सेज ऑफ द नर्सेज टू द ग्रेव आर गोन। नर्सेज जो है वो क्या हो रहा है? कब्र की ओर जा रहे हैं। तो ये किस कहां से लिया गया? सॉरी, कहां से लिया गया? तो ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम। नाइटिंगेल डम है तो कौन नहीं आएगा? बोल नहीं पा रहे भैया, कोई गूंगा बने हुए हैं तो, और वहां पर कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, तो कौन? फरिश्ता। तो क्या होगा? एंजल विल नॉट कम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरा एकदम आसानी से बन रहा है कि नहीं? कहानी अच्छे से पढ़ोगे, कुछ नहीं है, एग्जाम में 100 मार्क्स आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इंग्लिश में आप लोग तो पहले तो ये गलती करते हैं, इंग्लिश छोड़ो ना यार, लास्ट में पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ा करो यार, थोड़ा बहुत, क्या बहुत टफ नहीं है, आप आसानी से उसको कर सकते हो। चलो, द लाइन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, कहां से लिया गया? यही सब बीच बीच से आपको क्या कहता है, पोएट का लाइन उठा के बोल देता है कहां से, तो आप पढ़ोगे तब ना बता पाओगे कहां से। 10 से 12 लाइन का है, वहां पे आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, देख लेना, लाइन आपके माइंड में आ जाएगा। अच्छा, इस पोएम का था, आप आसानी से नंबर लाओगे। Who ran escorting for their food? कौन दौड़ रहा था? तो ट्रॉस, आदमपुर, है कि नहीं? तो ये क्या होगा? ट्रॉस। Here 7th नंबर आप बनाने की कोशिश करो। Now the leaves are falling fast. Talk about the dash of human life. Human life के किस इसको वो बता रहा था? Now the leaves are falling fast. बताओ यार, बताया था मैंने, क्या है? फ्रस्ट्रेशन। किस चीज को? फ्रस्ट्रेशन को। क्लियर है ये बात? तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो तो यार। चलो, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पॉज करके बना लिया होगा। आइए देखते हैं। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज। क्या हो जाता था? एक्टिव हैंड मरने के बाद क्या हो जाता है? डाई, प्लग, फ्रीज, स्नैच। क्या हो जाएगा? फ्रीज। चलिए ठीक है, वेरी गुड। एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम, कहां से लिया गया ये लाइन? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, नाइटिंगेल इज डम कहां से लिया गया है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आसानी से बन रहा कि नहीं यार? कोई बहुत टफ नहीं है, तुम लोग टफ बना देते हो, पढ़ते नहीं हो इसलिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं हूं, आप लोगों का एग्जाम आसान करना मेरी जिम्मेदारी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। आइए बढ़ते हैं लास्ट बाबू, समरी पर हम लोग बढ़ते हैं। आइए, तो समरी छोटा सा लिखना होता है, 100 to 120 वर्ड में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या है। जो कहानी हम लोगों ने पढ़ा बस उसी को तो लिख रहे हैं, और कुछ अलग से कुछ नहीं पढ़ा जा रहा। क्या है बाबू? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिकल पोएम है। कैसा ये पोएम है? लिरिकल है बाबू, बहुत जगह दिया रहता है क्या, या बहुत सारी वीडियो भी आप और देखोगे कहीं ना कहीं, तो मेलनकॉलिक पोएम इसको कहा जाता है। नहीं, ये मेलनकॉलिक नहीं है, ये लिरिकल है। क्लियर हो? 110% ये एक लिरिकल पोएम है, मेलनकॉलिक नहीं है। अब ध्यान दो बाबू, विच हैज बीन कंपोज्ड बाय, किनके द्वारा कंपोज किया गया? W.H. Auden के द्वारा। और द टाइटल ऑफ दिस पोएम सजेस्ट दैट डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक द लीव्स ऑफ आर फॉलिंग फास्ट। कैसा है? यानी ह्यूमन बींग्स जो डाई कर रहे हैं वो किस चीजों से कंपेयर किया गया? उनको पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, पत्तों से उनका किया गया है कि पेड़ से जिस तरीके से वो झड़ रहे हैं, तो हम ह्यूमंस भी इस दुनिया से जा रहे हैं।
एकदम इजी है। पहले आपको पैराग्राफ में क्या लिखा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड लिरिकल पोएम, इतना लिख दिया, ठीक है। किनके द्वारा कंपोज किया गया, तो डब्ल्यू एच ऑर्डन के द्वारा। इस पोएम का टाइटल क्या था, तो ह्यूमन जो है ना एकदम पत्तों की तरह वो झड़ते जा रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू देयर ग्रेव, ह्यूमन बीइंग्स कहां जा रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं, फास्ट, तेजी से, ड्यू टू सफरिंग एंड डिसीज, बीमारी के वजह से वो क्या कर रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं। In this poem, the poet tries to expose the frustration and crisis in the modern life. Frustration को, crisis, जो इतनी भुखमरी, महामारी, ये सारी चीज चल रही है, उन चीजों को उन्होंने वो बताया। The poet says that all fake love to one another. सब लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से झूठी मोहब्बत कर रहे हैं, फेक लव टू वन अनदर, है ना, एक दूसरे से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं, झूठी मोहब्बत कर रहे हैं। यानी ये दुनिया में वो क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो लोग है ना एक दूसरे से झूठी मोहब्बत कर रहे हैं। एंड द मैसेंजर ऑफ डेथ, जो डेथ के मैसेंजर है, मौत के फरिश्ते जो है वो क्या करेंगे, हमारी जिंदगी को खींच लेंगे, हमारी जिंदगी को यानी छीन लेंगे, हमारी रूह को खींच लेंगे, है कि नहीं। फिर लास्ट पैराग्राफ में क्या है, द पीपल हु अलाइव टुडे विल डाई टुमारो, जो आज जिंदा है वो कल मर जाएंगे, है कि नहीं। सब जानते हैं कि यार कोई आया यार जिंदगी भर के लिए नहीं है, सबको एक ना एक दिन जाना ही है। दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, मौत से अच्छी नहीं है यार, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर भी तो ऐसे लोग हैं, लोग जीने कहां दे रहे हैं हम लोगों को, है कि नहीं। द अंडरलाइंग idea in this poem is that death is certain like the tree. डेथ जो है वो certain, that means निश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, मौत मरना हमको सबको है, कोई यहां बचने आया नहीं है। Also किसके तरह, like also has to meet his end one day, जैसे कि पेड़ एक दिन खत्म हो जाता है उसी तरीके से हम ह्यूमंस भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। बाबू मेरे ये समरी आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले एग्जाम में लिख देना, पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आप लोग प्लीज जितना भी, आज 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, आप इसको पूरा रेडी रखें, कभी भी मैं क्लास में आप लोगों का टेस्ट भी लूंगा, ओके। और प्लीज 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 आप लोग यार मेहनत करो, जम के कुछ महीने बचे हैं एग्जाम को, ज्यादा नहीं है, फेब में आपका एग्जाम है तो वक्त नहीं, आप अच्छे से मेहनत करो, क्लास में टेस्ट होगा ही, और आप कोशिश जितनी हो रही है हमारी कि आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाया जाए। प्लीज आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें जो अभी तक नहीं जान रहे हैं और इंग्लिश के लिए वो बेचारे परेशान हैं, तो उनको आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे उनके मदद हो सके। और रही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की बात, तो प्लीज आप लोग कमेंट में बोल रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इस चैप्टर का। व्हाट्सएप नंबर आप लिख लें, दिख नहीं रहा होगा, रेड आइए, आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप करें, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आप एग्जाम में आराम से 2 मार्क्स का आता है आपका क्वेश्चन, आपको भी पता है इंग्लिश में 2 मार्क्स के क्वेश्चन सर आते हैं। आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप करें, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और भी अगर किसी चैप्टर का चाहिए होगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हिंदी की भी वीडियो जल्द ही आएगी, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें और हमारी वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट, प्लीज आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होता है। बस इसी तरीके से आप लोग मन लगा के पढ़े, बाकी ज्ञान क्लासेस आपके साथ बना है हमेशा आपके सपोर्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।